हम्म। हेलो प्यारे बच्चों। तो कल के क्लास में हम लोग क्या किए थे भाई? कल के क्लास में हम लोग स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट पढ़े थे ना। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट में भी हम आपको प्रॉपर एकदम प्योर बेसिक मेथड से, लेंथ मेथड से बताए थे। हम ये भी बोले थे कि यार मतलब हर जगह ये करना नहीं है। तो एक ये चीज होता है जिसको वर्चुअल वर्क डन मेथड भी लोग बोलता है माने, लेकिन उसको लोग टेंशन मेथड या कई जगहों पे T.V मेथड बोलता है, टू फाइंड कंस्ट्रेंड इक्वेशन। कंस्ट्रेंड इक्वेशन कल वाला पीडीएफ का भी जरूरत पड़ेगा। खैर, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, जो कंस्ट्रेंड इक्वेशन लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं माने स्टेप्स कुछ लिख लेते हैं। स्टेप्स टू राइट कंस्ट्रेंड इक्वेशन। पहला काम हम लोग करते हैं कि जितने भी स्ट्रिंग हैं उस सारे स्ट्रिंग का एंड्स को किसी ब्लॉक से कनेक्टेड है तो ठीक है, किसी पुली से कनेक्टेड है तो ठीक है, नहीं है तो जबरदस्ती एक डमी ब्लॉक से उसको कनेक्ट कर देना। ऑल एंड्स ऑफ ऑल स्ट्रिंग मस्ट बी कनेक्टेड विथ अ string with a block, with a block। अगर ऐसा नहीं है तो अगर कोई किसी स्ट्रिंग का एक सिरा को तुमको बोला कि खींच रहे हैं हम, तो वहां पे एक ब्लॉक बांध दो। जहां पर भी खाली तुमको दिख रहा है वहां एक ब्लॉक बांध दो। उसको डमी ब्लॉक बोलते हैं। यूज डमी ब्लॉक, यूज डमी ब्लॉक फॉर फ्री इंट, फॉर फ्री इंट। बताएंगे, सवाल के थ्रू ही समझ में आएगा। दूसरा, find assume tension in a string st, assume tension in a string as t, and find tension on all blocks in terms of t। t के टर्म में हर ब्लॉक पे टेंशन पता करो। या तो आपको वेलोसिटी दिया होगा, ये एज्यूम करो। एज्यूम वेलोसिटी ऑफ ईच ब्लॉक, वेलोसिटी ऑफ ईच ब्लॉक। अगर दिया हुआ है किसी ब्लॉक का वेलोसिटी, अच्छी बात है, नहीं दिया है तो एज्यूम करो। और उसके बाद राइट सिग्मा टी डॉट वी इक्वल टू 0 फॉर ऑल ब्लॉक्स। सारे ब्लॉक्स के लिए समेशन ऑफ टी डॉट वी बराबर 0 कर दो, ठीक है। और ऐसा करने के बाद आपको बहुत सारा टेंशन कटता हुआ दिखेगा और आप V1, V2, V3 में रिलेशन बता पाएंगे। पहले इसको लिख लीजिए। सेव एज में या इंपोर्ट से निकाले? इंपोर्ट से। चलो जल्दी लिख लो तुम लोग। पॉडकास्ट में था ना। अच्छा यार, ओपन से होगा ना। अच्छा, आराम से हो रहा है। हाँ जी, सबसे पहला सवाल ये था कि फाइंड रिलेशन बिटवीन V1 एंड V2। क्या करेंगे टेंशन मेथड से हम लोग? पहले इसमें टेंशन एज्यूम करेंगे। नहीं, अच्छा सारे स्ट्रिंग कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं, कोई फ्री नहीं, तो डमी ब्लॉक का कोई जरूरत नहीं है। इसमें हम लोग मान लेते हैं T आइडियल स्ट्रिंग है, तो यहां भी टेंशन क्या हो जाएगा?
T। अच्छा, इसका V2 है और ये V1 है। तो हम लोग क्या हमको अप्लाई करना है, सिग्मा T डॉट V बराबर 0। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, A डॉट B होता है, A भी cos थीटा। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, T इंटू V1 इंटू कॉस 0 डिग्री, क्योंकि सेम डायरेक्शन में, और यहाँ पे T इंटू V2 इंटू कॉस दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर T कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा V1 माइनस V2 बराबर 0। तो V1 बराबर, ये तो सबसे सरल था जो हम लोग लेंथ मेथड से कैलकुलेट किए थे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पक्का? जैसे इसमें बोला गया था कि यार V1 V2 दोनों को नीचे मान लो और बताओ कि दोनों में रिलेशन क्या है, तो V2 बराबर माइनस V1 आया था। क्या इसको हम लोग टेंशन मेथड से कर सकते हैं? कैसे करेंगे, यहाँ पे टेंशन मान लेंगे T, तो यहाँ भी टेंशन हो जाएगा T। इस ब्लॉक के लिए T डॉट V हम लोग क्या लिखेंगे, T इंटू V1 इंटू कॉस 180, और इसके लिए भी T इंटू V2 इंटू कॉस 180 दैट इज इक्वल टू कॉस 180, और T को राइट साइड में लेके चले जाए तो V1 प्लस V2 बराबर, तो V1 बराबर वही आया था। पक्का? ठीक है बच्चा, जैसे ये था, ठीक है। अब एक बात बताना जरा, इसमें ये V1 से जा रहा था, ये V2 से। अगर इस रस्सी में हम टेंशन T मानते हैं तो ये जो पुली है इस पे ऊपर की तरफ कितना लग जाएगा, T और T, 2T नहीं, पुली पे ऊपर की तरफ T और T। तो इस पुली पे नीचे की तरफ कितना लगना चाहिए, 2T। काहे की पुली मासलेस है तो नेट फोर्स 0 होना होगा। तो अगर इस पुली पे 2T नीचे लग रहा है तो इस ब्लॉक पे वही 2T ऊपर लगेगा, यस और नो। सारे ब्लॉक पे टेंशन आ गया, इस पे भी आ गया और इस पे भी आ गया, इस पे T और ये दोनों मिलाकर के यहाँ 2T। इस पे T डॉट V क्या लिखेंगे, T इंटू V1 इंटू कॉस 180 डिग्री, दोनों एंगल, दोनों के बीच एंगल कितना डिग्री है, 180 डिग्री। यहाँ पे 2T और V2 दोनों के बीच एंगल 0 डिग्री, तो प्लस 2T इंटू V2 इंटू कॉस 0 बराबर 0। T कॉमन ले ले तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस V1 प्लस 2V2 बराबर 0। तो 2V2 बराबर V1, इज दैट ओके? वही आया था 2V2 बराबर V1। और अगर इसको एक बार और टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो 2A2 बराबर A1 आ जाएगा। कोई दिक्कत? ये वाला था, इसमें हम इसको बांध दिए थे, ये V1 से इधर जा रहा था, ये V2 से नीचे आ रहा था और दोनों के बीच रिलेशन बोला गया था। एक बात बताओ, इस ब्लॉक पे अगर हम टेंशन T मान लें, ठीक है, तो यहाँ पे टेंशन कितना हो जाएगा, T और T मतलब 2T, यस और नो। पुली पे 2T ऊपर तो पुली पे 2T नीचे, तभी नेट फोर्स 0 मासलेस है, और पुली पे 2T नीचे तो ब्लॉक पे 2T ऊपर। यहाँ पे T और V के बीच एंगल कितना है, 0 डिग्री, तो T इंटू V1 इंटू कॉस 0, कॉस 0 इज 1। और यहाँ पे 2T और V2 के बीच एंगल कितना है, 180 डिग्री, तो 2T इंटू V2 इंटू कॉस 180, कॉस 180 इज -1, तो माइनस 2T इंटू V2 दैट इज 0। T कॉमन लेकर के बाहर भेज देंगे तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, वही हमारा इक्वेशन था, यस और नो। ठीक है, ये सब हम पिछले क्लास से बोरो कर रहे हैं। हम लास्ट क्लास में बोले थे कि हम लेंथ मेथड से बता दिए, टेंशन मेथड से बताएंगे। ओके, सो ये V1 से इधर जा रहा है, ये V2 से इधर जा रहा है, और ये V3 से नीचे आ रहा है। हमसे पूछा जा रहा है V1 V2 V3 में रिलेशन, V1 V2 V3 में रिलेशन। तो यहाँ पे टेंशन क्या मान ले, T। तो सेम रस्सी घूम करके यहाँ आया हुआ है, मासलेस है, तो ये भी मासलेस है और पुली में फ्रिक्शन नहीं है। और ये TT, तो ये वाला 2T। तो बताओ यहाँ पे क्या लिखेंगे, T इंटू V1 इंटू कॉस 0, यहाँ पे T इंटू V2 इंटू कॉस 0, और यहाँ पे 2T इंटू V3 कॉस 180 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से T कॉमन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 इज इक्वल टू 2V3, cos 180 -1 होने वाला RHS में चला गया, तो वही आया। तो V1 प्लस V2 बराबर 2V3। टाइम के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो A1 प्लस A2 बराबर 2A3। ओके, हाँ, अब थोड़ा अलग अलग डायरेक्शन सब हो गया। बोल रहा है कि ये जा रहा है V2 से इधर और ये आ रहा है V1 से इधर। बढ़िया फोटो बना ले क्या,
ये नीचे आ रहा है कितने से, v1 से, और ये इधर जा रहा है v2 से, दोनों के बीच एंगल है थीटा, स्ट्रिंग और वेलोसिटी के बीच। क्या करे भाई बताओ, यहां पे मान लेते हैं t, तो यहां पर भी t, तो इस जगह पे क्या लिखेंगे, टेंशन और वेलोसिटी के बीच एंगल, तो t इंटू v1 इंटू कॉस 180 प्लस यहाँ पे t और v2 के बीच, तो t इंटू v2 इंटू कॉस सम ऑफ देम इज, तो ये क्या हो जाएगा माइनस v1 प्लस v2 कॉस थीटा बराबर 0। तो v2 कॉस थीटा का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, v1 के बराबर, यस और नो। तो v1 बराबर v2 cos थीटा हो गया, वही आंसर आया था। अच्छा एक्सेलेरेशन यहाँ लिख सकते हैं क्या, a1 बराबर a2 cos थीटा लिख सकते हैं, नहीं, लेकिन कब लिख सकते हैं, इनिशियल मतलब शुरुआत में, स्टार्टिंग टाइम पे जब वेलोसिटी 0 है। एनीवे हाँ, यहाँ पर फिर वही बात, फोटो को थोड़ा करना पड़ेगा हम लोग को। देखो बच्चों, ये जा रहा है आगे कितने से, v2 से, और ये जा रहा है आगे कितने से, अच्छा सो ये वाला एंगल दिया हुआ आपको थीटा 2 और ये वाला एंगल थीटा 1, क्या करे बताओ, इस जगह पे टेंशन T और इस जगह पे भी टेंशन, क्योंकि आइडियल रस्सी आइडियल पुली। अच्छा यहाँ टेंशन के बीच, यहाँ टेंशन और वेलोसिटी के बीच का एंगल 180 माइनस थीटा 2 और यहाँ पे थीटा 1, तो क्या लिखूंगा यहाँ पे t इंटू v1 इंटू कॉस थीटा 1 प्लस t इंटू v2 इंटू कॉस 180 माइनस थीटा 2 दैट इज इक्वल टू 0, दैट इज इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, v1 cos थीटा 1 माइनस v2 cos थीटा 2, cos 180 माइनस थीटा हो गया माइनस cos थीटा, दैट इज इक्वल टू 0। तो वैल्यू कितना हो गया, v1 cos थीटा 1 बराबर v2 cos थीटा 2, जो कि आपका इक्वेशन आया था। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, पक्का। यहां से पर भी कर सकते हैं क्या, हाँ हाँ हाँ, यहां पर भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, इस पुली पे और इस ब्लॉक, तो इस पुली पे एक टेंशन इधर नीचे, एक ऊपर एक इधर, और यहाँ पे टी इधर, ठीक है, इसका वेलोसिटी इधर v1 और इसका वेलोसिटी इधर v2, नहीं तो इस t का v1 के साथ तो डॉट प्रोडक्ट 0, इस t का इस v1 के साथ डॉट प्रोडक्ट, तो इस t का और इस t का आएगा कितना हो जाएगा 2t इंटू v1 इंटू कॉस 0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा t इंटू v2 दैट इज इक्वल टू 0, यस और नो, v2 cos 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 180, यस और नो इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 2v1 माइनस v2 इज इक्वल टू 0। तो v1 बराबर सॉरी v2 बराबर 2v1, वही वहां आया लेंथ मेथड से, यस और नो। ये गंदा गंदा क्वेश्चन सिंपल ही हो जाएगा, कैसे हो जाएगा बताओ, इस वाले पे कितना टी, 1 2 3 4 4 टी ना, इस वाले पे 1 टी 2 टी और 1 टी है ना, बोलो इस, हाँ सुनिए स्पीड नहीं, पहले तो इसका नीचे की तरफ वाला वेलोसिटी निकाल लेते हैं फिर देखेंगे हॉरिजॉन्टल वाला। लेफ्ट वाला ब्लॉक पे कितना टी हॉरिजॉन्टल राइट में
1 2 3 4, तो ओवरऑल 40 है ना। अब वेलोसिटी कितना 4 मीटर पर सेकंड, और इधर वाले पे 2t 2t और एक 3t और एक 4t, हॉरिजॉन्टल में तो वही ना 4t, और वेलोसिटी कितना इधर 3 मीटर पर सेकंड, यस और नो। और इस वाले ब्लॉक का ऊपर एक टी और नीचे की तरफ वेलोसिटी कितना v, जो हमको पता करना है। तो इसके लिए क्या लिख लेंगे 4t इंटू 4 इंटू कॉस 0, 4t इंटू 4 इंटू कॉस 0, और इसका कितना 4t इंटू 3 इंटू कॉस 0, और यहाँ पे माइनस टी इंटू भी कॉस 180 कर दिए इज इक्वल टू 0, टी सब कॉमन आ गया, ये कितना हो गया 16 और ये 12 इज इक्वल टू भी 28 मीटर पर सेकंड हो गया। तो ब्लॉक नीचे आएगा 28 और हॉरिजॉन्टल में जाएगा 3 से, नेट स्पीड हो जाएगा अंडर 28 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, बट 28 वाला पार्ट जो था वो हमारे कंस्ट्रेंट का हिस्सा था, है ना। 3 वाला पार्ट नॉर्मल कंस्ट्रेंट का हिस्सा, वो आज बात करेंगे। वो लगता है अच्छा, बढ़िया सवाल है यार। क्या बोल रहा है, पुली ऊपर जा रहा है कितने से 4 मीटर पर सेकंड, खींच रहे हैं किसी रस्सी के सहारे, और ये जो है ब्लॉक ये जा रहा है कितने से VB से, और ये 2 मीटर पर सेकंड। किसी रस्सी का कोई सिरा खाली है ना, तो वहां पे क्या कर देंगे हम डमी ब्लॉक लगा देंगे, ठीक ठीक। अब बन गया, ये जा रहा है ऊपर कितने से 4 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। अब टेंशन मानेंगे, यहाँ पे टेंशन T, यहाँ भी T, सेम रस्सी है। यहाँ पे इस ब्लॉक पे टेंशन किधर नीचे की तरफ कितना 2T। अब लिखेंगे क्या चीज T इंटू VB इंटू कॉस 0, यहाँ पे क्या लिखेंगे T इंटू 2 इंटू कॉस 0, यहाँ पे 2T इंटू 4 इंटू कॉस 180 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू कितना हुआ VB प्लस 2 माइनस 8 बराबर 0, यस और नो। तो VB का वैल्यू कितना हो गया 6 मीटर पर सेकंड। अब पॉजिटिव आया, मैंने जो डायरेक्शन सोचे हैं वो इधर, ओके। तो खाली वाली जगह वाला भी बता दिए। अंतिम एक और सवाल होगा, ये 2 से ऊपर जा रहा है, ये 3 से ऊपर जा रहा है, और ये VA से। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर एक डमी ले लेंगे, नहीं, और इस पे टेंशन T, इस पे भी टेंशन, और इस पे 2T है ना, और ये जा रहा है किधर ऊपर की तरफ 3 मीटर पर सेकंड से। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2T इंटू 3 इंटू कॉस 180, यहाँ पे कितना T इंटू VA इंटू कॉस 180 डिग्री अपोजिट डायरेक्शन में, और ये दोनों सेम डायरेक्शन में है ना T और 2, तो प्लस T इंटू 2 इंटू कॉस सम ऑफ देम इज 0। तो T कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा -6, और यहाँ पे माइनस VA, और यहाँ पे प्लस 2 दैट इज इक्वल टू, तो VA का वैल्यू कितना हो गया 6 माइनस 2 दैट इज 4 मीटर पर सेकंड। हाँ -4 कैसे आएगा, अच्छा -6 और प्लस 2 हो जाएगा ना, VA राइट साइड में जाएगा, तो -4 मीटर पर सेकंड। -4 मीटर पर सेकंड बता रहा है कि हम जो इसको नीचे लिए वो नीचे नहीं जा रहा बल्कि ऊपर जा रहा है, और बाकी हमारा जो आया था आंसर लेंथ मेथड से वो भी यही आया था। इधर ओके बोलो, भूत हो गया आप, ठीक है खत्म, सवाल करो। दो kg 6 kg, ठीक। Find the acceleration of each block. Find the acceleration of
each block and tension in each string. Tension in each string. What should I do? जो स्टैंडर्ड प्रोसेस है उसको फॉलो करेंगे. करो जरा. सुनो, क्या करें? एफबीडी बना लेना. यहां पे टेंशन इधर इधर टी और टी, ये टी और टी, तो यहां कितना? पुली पे 2T नीचे, ब्लॉक पे 2T ऊपर, और ये 6G है ना. तो किसको किधर मूव करते हुए माने? इसको ऊपर की तरफ A1 से, और इसको, अगर हमारा डायरेक्शन गलत होगा तो नेगेटिव आ जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं. ठीक, पहला इक्वेशन हम लिखना चाहते हैं कंस्ट्रेंट से. पहला किससे लिखना चाहते हैं? काहे कंस्ट्रेंट? क्योंकि यार दो इक्वेशन से तो काम चलेगा नहीं. इसके वेरिएबल कितने हैं? T, A1, A2, 3 वेरिएबल है, तो दोनों का इक्वेशन ऑफ मोशन से तो काम चलेगा नहीं, तो कंस्ट्रेंट लाना पड़ेगा, इसीलिए पढ़े हैं. कंस्ट्रेंट का इक्वेशन बताओ क्या होगा? T इंटू A1 cos 0, और यहां पे 2T इंटू A2 cos 180, दैट इज इक्वल टू 0. A1 बराबर 2A2. कोई दिक्कत? पक्का? इक्वेशन इसके लिए क्या लिखेंगे हम? T माइनस 2G बराबर 2A1, और यहां पे 6G माइनस 2T बराबर 6A2. 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल सॉल्व हो जाएगा. बेसिकली हम सॉल्व करते हैं ऐसे, हम टेंशन पता कर लेते हैं. A1 का वैल्यू कितना रख दें आप इस वाले इक्वेशन में ना, यहां से A1 और यहां से A2 ला करके पुट कर दें. A1 की जगह पे वैल्यू कितना रख दें बोले तो? T/2 माइनस G लिख दें, 2 से डिवीजन हो गया तो, और दैट इज इक्वल टू 2 इंटू A2 की जगह पे क्या रख दें? G माइनस 2T/6, 6 से डिवाइड कर दिया. ठीक, ये A1 था, और यहाँ पे 2 इंटू A2, 2 इंटू ब्रैकेट में जो है वो A2 है. तो यहां से अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? T/2, और ये कितना? 4T/6 LHS में आ गया, और ये कितना हो गया? 3G. यस और नो? तो ये 6 जो नीचे में आया कितना हो गया? 3, और ये 4. 7T/6 इज इक्वल टू 3G. T का वैल्यू कितना आ गया? 18G/7. अच्छा, अब इस डिब्बा में पुट कर देंगे तो हमको मिल जाएगा A1, और इस डिब्बा में पुट कर देंगे तो हमको आ जाएगा A2. नहीं बोलो, कोई दिक्कत? तो पहला डिब्बा में पुट कर देते हैं. A1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? T/2 माइनस G. तो T/2 कितना हो जाएगा? 9G/7. तो 9G/7 माइनस G, तो दैट इज 2G/7. दैट इज A1, दैट इज A1. और ये कितना हो जाएगा? G माइनस 2T/6, दैट इज T/3. तो A2 का वैल्यू हो जाएगा G माइनस 2T/3 ना, सॉरी T/3 ना. तो T/3 कितना हो जाएगा? ये 6G/7 ना, तो G माइनस 6G/7, तो दैट इज G/. अबे कैलकुलेट क्या कर रहे हैं हम लोग? हमको तो मालूम ही था रिलेशन आपस का. A1 तो आ ही गया, तो A2 का वैल्यू तो आ ही जाएगा A1/2. तो ये 2G/7 है, तो G/7 हो जाएगा. पॉजिटिव पॉजिटिव है, माने हमने डायरेक्शन जो लिया वो सही लिया. इधर ओके. कितना केजी रख लेता हूँ? 6 kg. और इसको 4 kg. ठीक है, 4 kg है ये, 6 kg है ये. फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक. अच्छा, ये पिछला सवाल में यहां का टेंशन आ गया था, यहां वाला टेंशन उसका डबल हो जाएगा. फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक. and tension in each string. हम अगला 2-3 सवाल ही सॉल्व करेंगे, उसके बाद खाली क्वेश्चन लिख के आगे बढ़ना शुरू करेंगे. 2-3 सवाल.
आ जाओ, यहाँ पे टेंशन, तो ये सेम रस्सी है यहाँ तक T। अच्छा ये TT, तो यहाँ, तो ये सेम रस्सी यहाँ है तो 2T, ये कितना 6G और ये 4G। यस और नो, बोलो। तो अच्छा इसका एक्सेलरेशन मान लेते हैं ऊपर A1 और इसका एक्सेलरेशन मान लेते हैं नीचे कितना A2। यस और नो, क्या हो गया भाई, मक्खी कहीं है क्या? पूरा हैंग हो गया बोर्ड। हाँ अच्छा यहाँ मच्छर है। सुनिएगा मेरी बात, ओके। इक्वेशन क्या लिखेंगे कंस्ट्रेंट का, T इंटू A1 cos 0, यहाँ पे कितना T 2T और T 3T और A2 के साथ 180 डिग्री, तो माइनस 3T इंटू A2 दैट इज इक्वल टू 0। तो वैल्यू कितना हो जाएगा, A1 बराबर A2, A1 बराबर 3A2। ये इक्वेशन नंबर 1 है। ये इक्वेशन नंबर कितना 1 है। और इसके इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या लिखेंगे हम लोग, T माइनस 4G बराबर 4 A1। यस और नो, और इसके लिए क्या लिखेंगे 6G माइनस 3T बराबर 6 A2। इज दैट ओके? अब इस तीनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। बेहतर होगा कि यहाँ से A1 का वैल्यू उठा करके यहाँ पुट कर दे, A2 का वैल्यू उठा करके यहाँ पुट कर दें। सॉल्व करने पे आंसर क्या आता है, हाँ बताओ ना, नेगेटिव के साथ माइनस 33G/5। यार ये तो पूरा गलत होगा, G से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता है। माइनस G/3, 30G से ज़्यादा नहीं होगा, अगर आ रहा तो खतरे का निशानी है। A1 कितना आ रहा है माइनस G/3 और A2 माइनस G/9। ये थोड़ा थोड़ा सही लग रहा है, वैसे यहाँ पर पुट करके देख सकते हैं हम लोग। सॉल्व करवा ही दोगे? चलो करते हैं, आ जाओ जल्दी जल्दी करते हैं। A1 बराबर 3A2। A1 की जगह पे वैल्यू कितना रख दें, T/4 माइनस G, और A2 की जगह पे वैल्यू कितना रख दें, G माइनस 3T/6। यस और नो, ओके। तो ये हो गया T/4 और ये जब अंदर जाएगा तो 3/2 हो जाएगा, नहीं 3T/2 और ये कितना हो जाएगा 3G प्लस G दैट इज 4G। ये वैल्यू कितना हो जाएगा 4T प्लस 60 बराबर 4G। ये हो गया 7T/4 बराबर 4G। T का वैल्यू कितना हो जाएगा 16G/7। नहीं, इस डब्बा में पुट कर देंगे तो A1 आ जाएगा, तो इस डब्बा में पुट करने से क्या हो जाएगा T/4 हो जाएगा 4G/7 माइनस G, तो A1 का वैल्यू हो जाएगा माइनस 3G/7। ठीक है, नहीं T/4 हो जाएगा 4G/7 माइनस G, तो 4G/7 माइनस G दैट इज माइनस 3G/7। और A2 का वैल्यू कितना हो जाएगा A1/3, तो A1/3 माने माइनस G/7। ओके, नेगेटिव साइन बता रहा है कि हम इसका डायरेक्शन, इसको नीचे तरफ जाते हुए जो लिए हैं वो गलत है, इसको ऊपर तरफ जाते हुए लिए हैं जो गलत है। असल में ये ब्लॉक ऊपर जाएगा और ये ब्लॉक नीचे आएगा। नहीं तो कई बार हम लोगों को 6 kg या 4 kg देख करके जो डायरेक्शन सोच लेते हैं वो सोचना नहीं चाहिए, एक स्ट्रिंग में चल जाता है वो सब। कोई दिक्कत, यही आना चाहिए था यार, हम ले आए तब। हाँ रीसॉल्व पे आगे बढ़े, पक्का, ठीक। जी गुरुजी, जी गुरुजी, सुनिए गुरुजी, आज तो गोली गति से पढ़ा रहे ना।
जनरल स्पीड यही होता है ना, नॉर्मल बेसिस में आराम आराम से करते हैं, है ना। ये 6 किलो का, ये 3 kg और ये 8 kg। आपसे पूछे हैं फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। एंड टेंशन इन ईच स्ट्रिंग। Disconnected. जल्दी बताइए। बच्चों इस सवाल में जब हम यहाँ का टेंशन पता कर लिए थे तो यहाँ का टेंशन उसका डबल होगा, है ना। बताओ, आ जाओ भाई। क्या करें, सबसे पहला काम एक्सेलरेशन एज्यूम कर लेना बच्चों। तो एज्यूम कर लेते हैं, इसका एक्सेलरेशन मान लेते हैं a1 और इसका एक्सेलरेशन a2, ठीक है। और इसका किधर मान लें, नीचे मान लें a3, मानने में कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग क्या लिखेंगे इक्वेशन, यहाँ पर टेंशन T, तो यहाँ भी टेंशन T और यहाँ पे 2T ना, ओके। तो इस जगह पे इक्वेशन क्या लिखेंगे, T इंटू A2 cos 0, यहाँ पे T इंटू A1 cos 180, तो -1 हो गया। और यहाँ पे -2T इंटू A3 दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ पे A3 इंटू 2T इंटू cos 180 हुआ, यहाँ पे T इंटू A1 इंटू cos 180 हुआ और यहाँ पे T इंटू A2 इंटू cos 0 हुआ। तो ये वैल्यू कितना हो गया, A2 माइनस A1 बराबर 2A3। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, पक्का, ठीक है। इसका FBD में आ जाएगा नीचे 6G, इसके में 3G और इसके में 8G, है ना जी। चलिए इसके लिए इक्वेशन क्या लिख दूं, 6G माइनस T बराबर 6A1, सही कि गलत। इसके लिए क्या लिख दूं, T माइनस 3G बराबर 3A2, यस और नो। अच्छा, तीसरा इक्वेशन हो गया। और ये वाला क्या हो जाएगा, 8G माइनस 2T बराबर 8A3, ओके। कोई दिक्कत। अब कितने इक्वेशन, 4, वेरिएबल कितने, A1 A2 A3 एंड T, सॉल्व हो जाएगा। हाँ ठीक है, तुम सॉल्व करके देख सकते हो। T का वैल्यू जो आएगा वो कितना आएगा तुम्हारा, T का वैल्यू आएगा 4G। सॉल्व करने पे सॉल्विंग 1 2 एंड 3 एंड 4, T का वैल्यू कितना आ जाएगा 4G। तो T का वैल्यू अगर 4G आ जाएगा तो A3 का वैल्यू आपका आएगा 0, A3 का वैल्यू 0 और A1 और A2 दोनों का वैल्यू बराबर आएगा, वो आएगा आपका G/3, 6G माइनस 3G डिवाइडेड बाई 9, है ना, G/3, ओके। वैसे ऐसे सवालों के लिए ना हम आपको एक चीज़ बोलेंगे कि आपको याद रखना चाहिए। ये डन हो गया, हमको ये आंसर याद था कि T का वैल्यू 4G आता है, तो हम बता दिए, हम सॉल्व करने के मूड में भी नहीं थे, ठीक। हम एक बात केवल आपको बताना चाहेंगे कि जब भी आपको ऐसा दिया जाए, ये पॉइंट A है, A से एक इंडिपेंडेंटली M1 और M2 लटका हुआ है, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, आप इस पूरे पुली आइडियल है, पुली इस पूरे सेटअप को रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ A और इसको हम लोग लिख देंगे एक M इक्विवेलेंट्स, ठीक है। M इक्विवेलेंट का वैल्यू जो होगा वो कितना हो जाएगा, 4M1 M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। ये हम लोग M इक्विवेलेंट का वैल्यू रख देंगे, ठीक। और इसको करने के लिए कैसा कोई कठिन बात नहीं है, आप ऐसा भी मान सकते हैं, यहाँ एक डमी ब्लॉक मान करके A1 A2 A3 में रिलेशन भी लिख सकते हैं। बाकी थोड़ा बहुत अगर याद होगा, ये M1 और M2 होता है तो यहाँ का टेंशन आ जाता है 2M1 M2 G बाई M1 प्लस M2, तो ये हो जाएगा 4M1 M2 G बाई M1 प्लस M2। मान लीजिए कि ये अगर छत होता
तो यहाँ पर इस सब के बदले टेंशन यहाँ पर जो आता है वो कितना आता, 4m1m2g बाई m1 प्लस m2। तो आप इस g के अतिरिक्त जो चीज़ें हैं उसको आप एक मास जैसा ट्रीट कर सकते हैं। तो इस पूरे को हटा कर ये मास रख सकते हैं। आप अगर यहाँ पर देखिएगा ना, यहाँ पर तो ये 6 kg और 3 kg, इसके बदले, इस पूरे के बदले आप कितना रख सकते हैं, 4 × 6 × 3/6 प्लस 3, तो वो कितना हो जाएगा 8। आप इस पूरे के बदले आप इस पूरे सेटअप को ऐसा लिख सकते हैं सर, ऊपर वाला पुली को वही रहने दीजिए, ये 8 kg और यहाँ पर ये 3 × 6/3 प्लस 6 × 4, तो ये कितना हो जाएगा 8 kg। 3 × 6/3 प्लस 6 होता है 2, 18/9, और उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 और 8, तो ये वाले का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 0, और यहाँ पे टेंशन का वैल्यू कितना हो जाएगा 8g, नहीं बराबर हो गया ना मास, तो टेंशन 8g हो गया, तो 80 हो गया। यहाँ पर टेंशन कितना 8g, तो यहाँ पर टेंशन कितना 4g, 40 है ना। अच्छा, ये ऊपर 40 और नीचे 30, तो नेट फोर्स कितना 10 और मास कितना 3, तो एक्सेलरेशन कितना 10/3 ऊपर की तरफ, नीचे 60 और ऊपर 40, तो नीचे नेट फोर्स कितना 60 - 40 20 और 20/6 दैट इज 10/3 एक्सेलरेशन नीचे। तो ये 10/3 से नीचे जाएगा, 10/3 से ऊपर जाएगा और इसका एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। ठीक है क्या, कोई दिक्कत कोई परेशानी? ठीक है। इसी में बेस्ट एक सवाल जो कि काफ़ी फेमस है, इसको हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट एटोड मशीन प्रॉब्लम या इनफाइनाइट पुली प्रॉब्लम। ये अनंत तक जाता है, ठीक है, और सबका मास बराबर है, सबका मास बराबर है। तो आपसे पूछ रहा है कि ये जो टॉप मोस्ट ब्लॉक है उसका एक्सेलरेशन कितना है, ठीक है क्या, टॉप मोस्ट ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना है। ओके, तो या तो नीचे होगा या ऊपर होगा, हमको एग्जैक्टली याद नहीं है कि किधर होगा, बट मान लेते हैं नीचे, गलती होगा तो आ जाएगा ऊपर। तो ऐसे इस तरीके से ये, जैसे ये m है, ये एक पुली है, ये m है, फिर एक पुली है, ये m है, इस तरीके से ये इन्फिनिट तक जा रहा है। और सबसे टॉप मोस्ट जो ब्लॉक है इसका एक्सेलरेशन पूछा गया है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या मान लेते हैं कि इस पूरे का इसके नीचे जो भी है उसके मास को रिप्लेस करके लिख देते हैं m इक्विवेलेंट। तो फिर इस पूरे का भी, इस पूरे को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं m इक्विवेलेंट का है, एक टर्म बढ़ने घटने से कोई फर्क। अच्छा, एक बात बताओ कि अगर हम यहाँ पर m इक्विवेलेंट रख दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ के नीचे हम बना रहे हैं एक कितना m, और राइट साइड वाले को हम लोग क्या लिख दिए हैं MEQ, इस वाले को कितना लिख दें MEQ, और इस पूरे सेटअप का इक्विवेलेंट जो होगा वो भी कितना बोल रहा है लोग MEQ। ऐसा क्यों बोले, क्योंकि एक टर्म बढ़ाने या घटाने से आंसर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 4m × m इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय m प्लस m इक्विवेलेंट। इसका इक्विवेलेंट तो यही होता है, यही होता ना, एंड दैट इज इक्वल टू m इक्विवेलेंट। m इक्विवेलेंट से m इक्विवेलेंट कट गया, अरे है ना। तो 4m बराबर m प्लस m इक्विवेलेंट दैट इज 3m बराबर m इक्विवेलेंट। यस और नो, कुछ गलत बात तो नहीं बोल रहे। मतलब अब हम लोग इस पूरे सेटअप को हटा करके क्या कर दें, ये बात समझना कि इस पूरे को इक्विवेलेंट बोले और इन दोनों का स्मॉल m और m इक्विवेलेंट का इक्विवेलेंट को भी, तो स्मॉल m और m इक्विवेलेंट का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 4m1m2 बाई m1 प्लस m2, और उसको भी m इक्विवेलेंट के बराबर रख दिए। यहाँ से m इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना आ गया 3m, गलत की सही। अब हम इस पूरे सेटअप को ऐसा बना लें, ये m और ये m इक्विवेलेंट कितना हो गया 3m, यस और नो। और इसका एक्सेलरेशन अब नीचे नहीं होगा बल्कि ऊपर होगा। चलो सवाल वाला नीचे बोला था तो नेगेटिव में हो जाता, मान लेते ऊपर होगा,
ठीक। तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, ड्राइविंग फोर्स 3 mg माइनस mg डिवाइडेड बाई 3m प्लस m, तो दैट इज 2 mg बाई 4m विच इज g बाई 2। तो ये वाला ब्लॉक नीचे नहीं जाएगा बल्कि ऊपर जाएगा, कितने से जाएगा, g बाई 2 से। और जब हम लोग ये पता कर लिए हैं तो यहाँ का टेंशन का वैल्यू भी बता सकते हैं। ये टेंशन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 m1 m2 दैट इज m इंटू 3m डिवाइडेड बाई इंटू g डिवाइडेड बाई m प्लस 3m। और यहाँ का टेंशन बोल दिए तो उसका डबल हो जाएगा इस जगह का टेंशन, ठीक है। कई बार सवाल में ये भी पूछता है, तो थोड़ा एक्स्ट्रा बता दिए, ठीक है। हाँ, एक और सवाल। वर्मा जी की बुक में सवाल है, वर्मा सर, एस.सी. वर्मा सर, द ग्रेट एस.सी. वर्मा सर। हाँ, मान लेते हैं इसको, कितना मानना चाहोगे बोलो, 2m मान लेते हैं और इसको m मान लेते हैं और इस एंगल को 60 डिग्री मान लेते हैं, ठीक। मोशन स्टार्ट हुआ है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक एंड रिंग जस्ट आफ्टर द रिलीज, जस्ट आफ्टर द रिलीज। लिख लीजिए जना। मजाक मजाक में जो सब चीज़ बताया वो है बड़ी मतलब बोनाफाइड क्वेश्चन। अभी जो तुमको पुराना क्वेश्चन बताए हैं वो एक चैलेंजिंग प्रॉब्लम ऑफ द वीक है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का, उसकी वेबसाइट पे आया करता था आज से 15 साल पहले, 15-20 साल पहले, तो वहाँ से उठाया हुआ सवाल है। खैर अब तो इंडिया के हर कोचिंग इंस्टीट्यूट के शीट में मिल जाता हूँ। सुनो, एबीडी बनाए, यहाँ पे टेंशन नीचे 2mg, यहाँ पे वही टेंशन T। अरे भाई जब तक बोले नहीं तब तक रस्सी को आइडियल मानना। अच्छा, ये नीचे की तरफ इसका एक अपना mg भी होगा और ऊपर की तरफ एक नॉर्मल भी होगा, हालांकि यहाँ पे कोई यूज नहीं है उसका। आप चाहें तो एक्सेलेरेशन एज्यूम कर लें, इसका एक्सेलेरेशन नीचे की तरफ मान लेते हैं a1 और इसका एक्सेलेरेशन आगे की तरफ मान लेते हैं। किसी फोर्स का कंपोनेंट ब्रेक करने का जरूरत है क्या, किसका, ये T और 2mg तो एक्सेलेरेशन के लाइन में है, यहाँ पे नॉर्मल और mg तो एक्सेलेरेशन के परपेंडिकुलर है, बच गया T। तो इधर वाला कितना, T cos 60 और इधर T sin 60। ओके, कंस्ट्रेंट इक्वेशन क्या, स्टार्टिंग बोला है ना, जस्ट आफ्टर रिलीज मतलब वेलोसिटी 0 है, तो स्टार्टिंग में एक्सेलेरेशन के बीच रिलेशन तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कंपोनेंट ऑफ एक्सेलेरेशन अलोंग द स्ट्रिंग मस्ट बी सेम। कल बताए थे ना ऐसा, या टी डॉट ए से करो या वही करो, टी डॉट ए से करोगे तो क्या लिखोगे, टी इंटू ए टू इंटू कॉस 60 यहाँ पर, और यहाँ पे टी इंटू ए वन इंटू कॉस 180 डिग्री दैट इज 0। तो a2 बाई 2 माइनस a1 बराबर 0, तो a1 बराबर a2 बाई 2, a1 बराबर a2 बाई 2। यही चीज़ हम तुमको बोल रहे थे कि इस a2 का स्ट्रिंग के अलोंग कंपोनेंट हो जाएगा a2 cos 60 नहीं, और इसका स्ट्रिंग के अलोंग a1। तो स्टार्टिंग पॉइंट पे अगर एकदम स्टार्ट ऑफ मोशन है तो एक्सेलेरेशन कंपोनेंट अलोंग द स्ट्रिंग मस्ट बी सेम, अदरवाइज वेलोसिटी कंपोनेंट अलोंग द स्ट्रिंग मस्ट बी सेम। तो ये करेंगे तो यही बात आ जाएगा ना, a2 बराबर 2a1, a2 बराबर 2a1, यहाँ पर भी देखोगे तो a2 बराबर 2a1 आएगा। खैर ये दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, यहाँ पे हम इक्वेशन ऑफ मोशन क्या लिख देंगे, 2mg माइनस टी बराबर 2m इंटू a1, यस और नो। और यहाँ पे क्या लिखूंगा, t cos 60 इज इक्वल टू m इंटू a2, ठीक। t का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे 2m a2 नहीं, और 2m a2 की जगह पे 4m
A1 लिख देते हैं, नहीं 4m_A1 यहाँ पे रख देंगे तो 6m_A1 हो जाएगा। 2mg बराबर 6m_A1। A1 का वैल्यू देखो तो शायद यही आ रहा है क्या, 2g/6 या g/3। हाँ सॉल्व करके हम कर लिए सॉल्व, और A1 इतना आ गया है तो A2 का वैल्यू हो जाएगा इसका 2 गुना, दैट इज 2g/3। ओके लिखिए जरा। हाँ जी बच्चों, तो वैसे तो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट पे हम चाहें तो दुनिया जहान के क्वेश्चन करा सकते हैं, जो कि हम कुछ क्वेश्चन का कलेक्शन नेक्स्ट क्लास या उसके नेक्स्ट क्लास में ज़रूर ही कराएंगे, बट इतना तुमको ज़रूर प्रिपेयर कर दिए हैं कि काम हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोगों को क्या पढ़ना है, वेज कंस्ट्रेंट या नॉर्मल कंस्ट्रेंट। ठीक है, नॉर्मल कंस्ट्रेंट या वेज कंस्ट्रेंट जो है ये किस चीज़ पे बेस्ड है ये बात समझते हैं। ये दो सरफेस के कांटेक्ट में रहने की मजबूरी पे बेस्ड है। क्या है कि दो सरफेस अगर कांटेक्ट में रहेगा उस मजबूरी पे, ठीक है, और कांटेक्ट में भी रहेगा और दोनों सरफेस रिजिड है, उसमें बेंडिंग वेंडिंग नहीं हो सकता, डिफॉर्मेशन नहीं हो सकता, टेढ़ा मेढ़ा नहीं हो सकता है। जैसे कि अगर हम आपको ऐसा बोलें कि ये है एक ब्लॉक A और ये है दूसरा ब्लॉक B, दिस इज अनदर ब्लॉक B। ओके, तो इन दोनों का लाइन ऑफ कांटेक्ट है ना एक, दिस इज योर LOC, लाइन ऑफ कांटेक्ट है ना। अब यार एक बात बताओ कि अगर ये दोनों कांटेक्ट में है तो इसका कंडीशन क्या होगा, दोनों का वेलोसिटी बराबर हो? नहीं, वेलोसिटी अलग अलग भी हो सकता। जैसे ये एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है, दोनों कांटेक्ट में है। देखो एक ब्लॉक रुका हुआ है लेकिन दूसरे के पास वेलोसिटी है, फिर भी ये कांटेक्ट में है। तो कांटेक्ट मेंटेन करने के लिए दोनों का वेलोसिटी बराबर हो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ये दोनों कांटेक्ट मेंटेन नहीं करेगा। अगर मान लीजिए कि ये ज़्यादा वेलोसिटी से कांटेक्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये मूव करने लगे और ये रुका ही रहे तो फिर दोनों का कांटेक्ट लूज कर जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूँ बच्चे कि कांटेक्ट मेंटेन करने के लिए ये लाइन ऑफ कांटेक्ट के अलोंग दोनों का वेलोसिटी अलग अलग भी रहे चलेगा, लेकिन लाइन ऑफ कांटेक्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दोनों का वेलोसिटी सेम होना चाहिए। तो अगर मैं आपसे ऐसा कहूं कि बाबू ये इधर जा रहा है V2 से और ये एंगल है θ2, ये जो एंगल θ2 है वो कहां से है, लाइन ऑफ कांटेक्ट का परपेंडिकुलर लाइन, और ये जो A ब्लॉक है, A ब्लॉक जा रहा है लेट से V1 से, और ये परपेंडिकुलर लाइन जो है लाइन ऑफ कांटेक्ट का परपेंडिकुलर लाइन उससे एंगल बना रहा है θ1। तो आप इसके वेलोसिटी का दो टुकड़ा कर सकते हैं। इसके वेलोसिटी का एक टुकड़ा इधर होगा, वो हो जाएगा V1 cos θ1, एक टुकड़ा इधर होगा वो हो जाएगा V1 sin θ1। और अगर इस V2 का एक टुकड़ा इधर बनाए तो ये हो जाएगा V2 cos θ2, और एक टुकड़ा इधर बनाए तो ये हो जाएगा V2 sin θ2। तो कांटेक्ट मेंटेन्ड रहे उसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए कि कांटेक्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दोनों बराबर बराबर से चले। मतलब V1 cos θ1 बराबर V2 cos θ2। ऐसा क्यों है? अगर ये लाइन ऑफ कांटेक्ट है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी है V2 cos θ2 और इसका है V1 cos θ1, ये ज्यादा हो गया ये कम हो गया तो आगे वाला कांटेक्ट छोड़ करके भाग जाएगा। और अगर मान लीजिए पीछे वाला ज्यादा तेजी से चला, आगे वाला कम तेजी से चला, तो पीछे वाला क्या करेगा, इसको डिफॉर्म कर देगा, टेढ़ा कर देगा, घुस जाएगा अंदर, है ना। जैसे कोई कार अगर किसी दीवार में घुसता है कुछ इस तरीके से, तो इसीलिए पीछे वाला ज्यादा तेजी से अगर चलेगा आगे के रिस्पेक्ट में अलोंग परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट, तो पीछे वाला क्या करेगा, आगे वाले को डिफॉर्म कर देगा। ये दोनों चीज अलाउड नहीं है।
तो इसीलिए कांटेक्ट मेंटेन रहे और सरफेस में कोई डिफॉर्मेशन ना आए, तो आप कह सकते हैं कि दोनों का वेलोसिटी कंपोनेंट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, कांटेक्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सेम होना चाहिए। सो हम लोग क्या बोल रहे हैं, टू मेंटेन दी कांटेक्ट एट अ कांटेक्ट surface, at a contact surface, the velocity component perpendicular to line of contact must be सेम। लाइन ऑफ कांटेक्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट बिल्कुल सेम होना चाहिए। ठीक है क्या, लिख लो। ठीक है, आप आराम से पॉज करके लिख लीजिए। अब अगर हम इसमें बोले कि भाई एक बात बताओ, अगर मैं ऐसा मान लूं कि इसका एक्सेलरेशन इधर है a2 और इस वाले का एक्सेलरेशन इधर है a1, तो क्या जिस तरह से वेलोसिटी के बारे में हम लोग लिखे हैं v1 cos थीटा 1 बराबर v2 cos थीटा v1 cos थीटा 1 बराबर v2 cos थीटा 2, क्या ऐसा ही हम लोग a1 cos थीटा 1 बराबर a2 cos थीटा 2 लिख सकते हैं? कब लिखेंगे? अगर थीटा 1 और थीटा 2 चेंज ना हो रहा हो। अगर चेंज होगा तो ऐसा लिख सकते नहीं। बेसिकली इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। अगर इफ थीटा 1 एंड थीटा 2 आर कांस्टेंट, समय के साथ बदल नहीं रहा हो, तो हम cos थीटा 1 एंड cos थीटा 2 को डिफरेंशिएशन से बाहर कर देंगे और तब हम लोग लिख देंगे cos थीटा 1 इंटू dv1 बाई dt इज इक्वल टू cos थीटा 2 इंटू dv2 बाई dt। dv1 बाई dt को a1 लिख देंगे, dv2 बाई dt को a2 लिख देंगे। इज दैट ओके? तो ये बात भी तभी सही है जब थीटा 1 थीटा 2 समय के साथ बदले नहीं। ठीक है, नाउ वी विल मूव टू दी क्वेश्चंस। ओके, हटा दें। अरे ये सवाल हर मतलब सारे बुक में, सारे इंस्टीट्यूट के मटेरियल में, सब जगह नॉर्मल कंस्ट्रेंट का पहला सवाल जो टीचर लोग कराते हैं वो यही कराते हैं, और हम भी एक साधारण से टीचर हैं तो हम भी इसी से शुरू करेंगे। आइए शुरू करते हैं। इस एंगल को हम लोग थीटा ले लेते हैं। ठीक है, इसको स्मॉल m ले लेते हैं और इसको 2m ले लेते हैं, कैपिटल M 2m ले लेते हैं। ठीक, और अभी पहला काम हम लोग कर रहे हैं कि इसके एक्सेलरेशन को नीचे की तरफ मान लेते हैं a1 और इसके एक्सेलरेशन को आगे की तरफ मान लेते हैं a2, और हम आपसे पूछ रहे हैं फाइंड रिलेशन बिटवीन a1 एंड a2। a1 और a2 में रिलेशन बताइए। ठीक, तो एक तो फाइंड रिलेशन बिटवीन a1 एंड a2, एंड उसके बाद हम पूछेंगे फाइंड वैल्यू ऑफ a1 एंड a2। a1 और a2 का वैल्यू भी बताइए। कुछ आइडिया दो यार, क्या करें? हाँ, पहले तो एक का एक्सेलरेशन, ऊपर वाले का एक्सेलरेशन लिख लेते हैं। वो किधर आएगा? ये जो दीवार है इसके बीच में ये ब्लॉक सीधे नीचे की तरफ आएगा और ये आगे की तरफ जाएगा, फिसलेगा। तो ऊपर वाले का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ ले लेते हैं, कितना? a1, और
इधर की तरफ हम लोग ले लेते हैं A2, ये भी एंगल थीटा। अब हम लोग ये लाइन खींचेंगे, ये थीटा तो ये एंगल भी थीटा। A1 का इधर वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, कॉस थीटा, और A2 का इधर वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, A2 साइन थीटा। तो A1 बराबर A2 टेन थीटा। हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये वाला जो लाइन हम लोग खींचे हैं, ये वाला लाइन क्या है, लाइन ऑफ कांटेक्ट का परपेंडिकुलर। ये तो है लाइन ऑफ कांटेक्ट, ये लाइन ऑफ कांटेक्ट का परपेंडिकुलर। ये एंगल थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये भी थीटा। तो एक्सेलरेट, अच्छा थीटा चेंज दोनों A1 और A2 का परपेंडिकुलर वाला लाइन जो है उसके साथ एंगल चेंज नहीं हो रहा है, तो हम एक्सेलरेशन का कंपोनेंट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सेम लिख सकते हैं। तो A1 का इधर वाला कंपोनेंट हो जाएगा A1 cos थीटा, और A2 का इधर हो जाएगा A2 cos थीटा, और इधर वाला हो जाएगा A2 sin थीटा। तो A1 cos थीटा बराबर A2 sin थीटा, तो A1 बराबर हो जाएगा A2 tan थीटा। ओके, तो ये हो गया A1 A2 में रिलेशन। पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। दूसरा पार्ट में हमको कह रहा है कि A1 और A2 का वैल्यू बताओ। तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। अभी तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम चैप्टर पढ़ेंगे तो बिना फ्री बॉडी डायग्राम के भी हो जाएगा। आइए थोड़ा सा हेल्प कीजिए हमको फ्री बॉडी डायग्राम बनाने में, बताओ जरा। इस M का FBD क्या होगा, FBD में क्या आएगा, नीचे की तरफ mg और एक नॉर्मल इज अ पुशिंग फोर्स, कांटेक्ट के परपेंडिकुलर लगता है और पुश करता है। तो यहाँ से पुश करेंगे इस ब्लॉक को तो इधर लगेगा और ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। अच्छा, अगर हम तुमसे ये एंगल पूछ ले तो देखो यहाँ पर से हम आपको FBD बनाना बताए हुए हैं। ये वाला एंगल कितना होगा, दो लाइन के बीच एंगल थीटा, तो उनके परपेंडिकुलर के बीच भी एंगल थीटा। इंक्लाइन और हॉरिजॉन्टल के बीच थीटा, तो इंक्लाइन का परपेंडिकुलर और हॉरिजॉन्टल का परपेंडिकुलर के बीच एंगल थीटा, तो ये भी थीटा। ये हो गया n। अच्छा, FBD में सिर्फ यही सब आएगा कि यही दोनों आएगा कि कुछ और भी आएगा? देखो ये n का एक कंपोनेंट तो ऊपर लग रहा है, एक राइट लेफ्ट में लग रहा है, तो वो क्या करेगा, इसको दबाने का कोशिश करेगा। तो यहाँ वाले दीवार से एक नॉर्मल हमको मिल जाएगा n1। ठीक है क्या, FBD कंप्लीट हो गया। अब ये ब्लॉक किधर आ रहा है, सॉरी ये ब्लॉक किधर आ रहा है, नीचे की तरफ ना, कितने से, A1 से। तो कंपोनेंट किसका ब्रेक करेंगे, किधर की तरफ ब्रेक करेंगे, अलोंग द एक्सेलेरेशन एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सेलेरेशन। तो mg तो है ही अलोंग द एक्सेलेरेशन, n1 परपेंडिकुलर टू द एक्सेलेरेशन है ही, तो कंपोनेंट किसका ब्रेक करना पड़ेगा, n का। तो इधर वाला क्या हो जाएगा, n cos थीटा और इधर n sin थीटा। इधर की तरफ हम लोग इक्वेशन क्या लिखेंगे, mg माइनस n cos थीटा बराबर m इंटू A1। यस और नो, कोई दिक्कत? अच्छा, हॉरिजॉन्टल में अगर हम लोग लिखते तो क्या लिखते हैं, n sin थीटा माइनस n1 बराबर 0। दीवार से नॉर्मल नहीं पूछा है, पूछता अगर इस दीवार से नॉर्मल तो हम इस इक्वेशन का यूज करते, अदरवाइज अभी छोड़ दे रहे हैं। क्लियर? अब हम लोग को किसका FBD बनाना है, किसका, वेज का ना, बोलो थोड़ा बना लेते हैं। क्या होगा, नीचे की तरफ है, इसका मास कितना थे, कैसे इरेज हो गया, ठीक है, ये 2mg और इधर जो नॉर्मल मिल रहा था उसी का रिएक्शन इधर, और ये एंगल थीटा नहीं, और ग्राउंड से मिलेगा एक n2 लिख लेते हैं, और तो कुछ नहीं होगा। इसका वेट हो ही गया, यहाँ वाला कांटेक्ट पे नॉर्मल हो गया, यहाँ वाले कांटेक्ट पे नॉर्मल हो गया। इसका एक्सेलरेशन किधर माने हैं, आगे। तो किसका कंपोनेंट ब्रेक करना होगा, 2mg और n2 का कंपोनेंट नहीं ब्रेक करना।
इस n का करना है, तो इधर की तरफ कितना हो जाएगा, n cos थीटा, और इधर की तरफ n sin थीटा। नहीं, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन वैसे तो जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर लिखना पड़े वर्टिकल में तो क्या लिखूंगा, n2 माइनस 2mg माइनस n cos थीटा बराबर 0, लेकिन इसका कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। हॉरिजॉन्टल में क्या लिखूंगा, n sin थीटा, एक ही फोर्स है, दैट इज इक्वल टू 2m इंटू a2। कितने वेरिएबल, a1 a2 एंड n, दो ही इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, तो तीसरा इक्वेशन कहां से आएगा, कंस्ट्रेंट से, जो कि आ चुका है, जो कि आ गया है ना, a1 बराबर a2 tan थीटा। तीसरा, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल सॉल्व हो जाएगा कि कर दें, हो जाएगा, आगे बढ़े, ठीक है। इसी को एक बार और करेंगे जब हम लोग वर्क एनर्जी पावर पढ़ेंगे तो, ठीक। चलिए, अच्छा ये सवाल अपना भेष बदल के आता है कई बार, देखो भेष बदल के ऐसे आता है, इसका मास लेते हैं m, और यहां पे कितना, और ये एंगल थीटा। तो क्या ये वही सवाल नहीं है, ये m नीचे आएगा और ये 2m आगे जाएगा, और फिर पूछ देता कि बताओ इसका एक्सेलेरेशन कितना है और इसका एक्सेलेरेशन कितना है, तो बता देंगे, इसका मान लेंगे a1, इसका मान लेंगे a2। हाँ, इसमें दीवार से मिलने वाला नॉर्मल भी पूछ सकता है। तो पिछले वाले क्वेश्चन में हम n का वैल्यू जब यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे तो n1 का वैल्यू हो जाएगा n sin थीटा। इज दैट ओके? ठीक है, तो सेम ही क्वेश्चन है, सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं है। यहीं पे एक सवाल ऐसा आता है, ये मास m और ये मास 2m, और आपसे पूछा गया फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन, ठीक है, बताइए जरा। हाँ बच्चों, खाली एक बात ध्यान रखिएगा कि ये एंगल जो है ये दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री। क्या क्या किए हो थोड़ा बताया जाए, क्या क्या करें। इसका एफबीडी बना इस वाले का, तो एफबीडी में क्या आएगा, नीचे के डायरेक्शन में दिखाना था तो सेंटर ऑफ मास से, लेकिन पार्टिकल डायनेमिक्स है तो थोड़ा आगे पीछे भी कर सकते हैं। इधर की तरफ दिखा दें नहीं, और इधर नॉट आए भैया, कहाँ मच्छर बैठ जाता है। हाँ, और बताओ, और ये जो दीवार है इस साइड, ये वाला दीवार नहीं, कुछ तो कहीं ना कहीं, अरे हाँ, नहीं ना, तो ये वाला दीवार नॉर्मल लगाएगा, क्या है, क्या कि देखो इसका ये तो जाएगा इसे कह लो,
तो इसके अलोंग अगर आएगा ए से, मान लीजिए कि A1 से, तो mg का एक कंपोनेंट इधर बनाएंगे, नहीं ये वाला एंगल थीटा, तो ये वाला भी एंगल थीटा, तो mg cos थीटा और इधर mg sin थीटा, क्योंकि अलोंग द एक्सेलरेशन आप परपेंडिकुलर टू द एक्सेलरेशन ब्रेक करते हैं। तो जब इधर बना दिए तो इस mg sin थीटा को बैलेंस करने वाला कौन है? कोई नहीं, तो यहाँ से एक n1 आएगा, दीवार इसको देगा। तो इस डायरेक्शन में हम लोग क्या लिखेंगे इक्वेशन? mg cos थीटा माइनस n बराबर m a1 बराबर m a1, और ये ब्लॉक इधर की तरफ जाएगा कितने एक्सेलरेशन से? a1 एक्सेलरेशन से। ओके ठीक। और इस वाले का BD बनाएंगे तो ये एंगल थीटा मान लेते हैं। तो इस वाले का BD में क्या आ जाएगा? नीचे 2mg, यहाँ से वही वाला ये एंगल, और यहाँ से एक नॉर्मल ऊपर की तरफ n1 मान लिया मैं, तो n2। अरे मेरा एक दोस्त है बार बार सवाल कर देता है कि n1 को तुम इधर बना दिए, यहाँ से बनाओ, घूम जाएगा। पार्टिकल डायनेमिक्स है ना, चलेगा, समझा दिए बात। और इसका एक्सेलरेशन किधर है? इधर की तरफ a2। तो इसमें कंपोनेंट ब्रेक किसका करेंगे हम लोग? n का। n2 और 2mg तो एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर है ही, तो इस n2 का n का करेंगे, इधर की तरफ क्या हो जाएगा? n sin थीटा, और इधर की तरफ n cos थीटा। तो इधर हम क्या लिखेंगे? n sin थीटा बराबर 2m इंटू a2, और यहाँ पर तो एक लिख ही चुके हैं। तो वेरिएबल कितने हो गए? a1, a2 और n। तो एक इक्वेशन और चाहिए, वो कहाँ से आएगा? कंस्ट्रेंट से, नॉर्मल कंस्ट्रेंट से। तो नॉर्मल कंस्ट्रेंट के लिए क्या करें? इसका तो a1 इधर माने और इस वाले का a2 किधर माने। देखिए सुनिएगा मेरी बात, ये जो सुनिएगा मेरी बात, इसका तो इधर की तरफ मान लिए हैं a1, कॉन्टेक्ट के परपेंडिकुलर में ही जा रहा होगा, और ये वाला ब्लॉक जो जा रहा होगा वो आगे की तरफ जा रहा होगा, कितने से? a2 से, और ये एंगल थीटा हो जाएगा और ये एंगल भी थीटा होगा। खैर a1 तो कॉन्टेक्ट के परपेंडिकुलर है ही, हमको किसका कंपोनेंट ब्रेक करना है? a2 का। नहीं, a2 का कॉन्टेक्ट के अलोंग कंपोनेंट हो जाएगा a2 cos थीटा, और इधर हो जाएगा a2 sin थीटा। तो a1 तो कॉन्टेक्ट के परपेंडिकुलर है ही, a2 का कॉन्टेक्ट के परपेंडिकुलर कितना है? a2 sin थीटा। 2m को थोड़ा देर के लिए हटा देते हैं, है ना। तो कंस्ट्रेंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा? a1 बराबर a2 sin थीटा। ये तीसरा इक्वेशन हो गया। 3 इक्वेशन है, एक ये इसके एक्सेलरेशन का, और इसका जो इधर वाला इक्वेशन लिखें, इधर वाला लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? n1 माइनस mg sin थीटा बराबर 0। नहीं, लेकिन इसका कोई ज़रूरत हम लोगों को नहीं है, क्योंकि इधर कोई एक्सेलरेशन है नहीं और दीवार से नॉर्मल पूछ रहा नहीं है। तो एक इक्वेशन ये, दूसरा ये इसके एक्सेलरेशन का, और ये कंस्ट्रेंट। 3 इक्वेशन, वेरिएबल कितना? a1, a2 और n सॉल्व हो जाएगा। ठीक, बाकी देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलिए बाय बाय।